हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, आवर नेक्स्ट और लास्ट मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सो लेट्स स्टार्ट। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल बेसिकली नील्स बोहर ने दिया था। ये आपके पास मॉडल रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसके लिए हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, देखो इसके 3 बेसिक पोस्टुलेट्स थे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है आपको, देखो, ऑल द एटम्स, हर एक एटम जो होता है उसके अंदर एक सेंट्रल कोर होता है, यानी कि न्यूक्लियस। हर एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे उनको, क्योंकि सर्कल में कोई भी चीज रिवॉल्व हो रही है उसको एनर्जी की जरूरत होगी या फोर्स की जरूरत होगी। वो फोर्स आपको पता है, सर्कल में कभी भी आपके पास जो फोर्स होती है वो 2 ही टाइप की लगती है, या तो आपके पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर होती है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपके पास फोर्स लगती है जब आपको सेंटर की तरफ किसी को लेके आना हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज यूज्ड टू कीप समथिंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, टू मेक समथिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर से दूर ले जाने के लिए आप क्या यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ किसी चीज को लेके आने के लिए यूज करते हैं। तो आपके पास न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर होते हैं। ऑर्बिट्स के अंदर जो रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर नंबर होते हैं, मतलब सुटेबल नंबर। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पहले जो है वो स्टडी की है। तो पर्टिकुलर जो है सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, वो ही रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उनको बैलेंस करती है। Centripetal force is provided by the electrostatic attraction between the electron and the nucleus. तो इसी को मैं लिख रही हूं, देखो क्या है ये पोस्टुलेट। All the atoms have central core that is nucleus, जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हो, around which, जिसके अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं, सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर होती है ना वो ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the, किससे प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी आपके पास अट्रैक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 11th क्लास का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से क्या होती है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स 1/4πε0, दोनों चार्जेस Q1 × Q2। आपको नहीं पता एटम कौन है, इलेक्ट्रॉन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, एटम मैंने मान लिया Ze। Ze का मतलब कोई भी एटॉमिक नंबर का होगा, डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास mv²/r इज इक्वल्स टू Ze²/r²। और इसको मैं कांस्टेंट है तो इसको k मान लेती हूँ, ठीक है। डेट मीन्स mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कॉल दिस इक्वेशन एज 1। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट आपके पास, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, ये इक्वेशन यूज होगी आपकी। मैं इसे साइड में लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, नेक्स्ट पोस्टुलेट डिफाइन करने से पहले। kZe²/r², दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, जो फर्स्ट पोस्टुलेट से आई है। अब हम सेकंड पोस्टुलेट को करते हैं।
सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, अब देखो ये तो उसने भी बोला था रदरफोर्ड ने भी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इसने उसको कैसे एक्सप्लेन किया उसकी स्टेबिलिटी को। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसकी एनर्जी फिक्स होगी, यानी कि एनर्जी फिक्स होगी, या फिर आप बोल सकते हो क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी, या फिर आप ये बोल सकते हो नॉन रेडिएटिंग होंगे, मतलब उन ऑर्बिट्स की एनर्जी लूज नहीं होगी, वो स्टेशनरी होंगे। तो सेकेंड क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स will revolve only around those orbits which have suitable or fixed or non-radiating those orbits which have suitable fixed or non-radiating energy, electrons will revolve only around them, called stationary orbits। क्या बोलते हैं इनको, stationary orbits। इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हो आप, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हो, या फिर इसका जो है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट भी बोल सकते हो आप इसके लिए। और क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, इसका दूसरा नाम होता है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, for which total angular momentum is integral multiple of h/2 h/2 का जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब यहाँ पर n आ जाएगा, वन होगी तो h/2 होगा, सेकेंड ऑर्बिट होगी तो 2h/2 होगा, थर्ड ऑर्बिट होगी तो 3h/2 होगा, एंड सोन होगा। तो वही ऑर्बिट होंगे, इन्हीं के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे। तो डेट इज, ये होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम mv इंटू आर। जो लीनियर मोमेंटम है उसको आप अगर r से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट में आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा, ये एंगुलर मोमेंटम है h/2, इसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल l क्या है जहाँ पे n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, mv/r इज इक्वल टू nh/2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर कि सारी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं में रिवॉल्व करेंगे जिनका जो है आपके पास मोमेंटम वो h/2 का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, और उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर। सो थर्ड आपके पास पोस्टुलेट क्या है, देखो लास्ट पोस्टुलेट बोहर्स मॉडल का। उसके बाद इसने बोला द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो इसने बोला था कि स्पेक्ट्रा आपको ऑब्जर्व होगा, इज ओनली ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर स्टेट कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड बोलते हो ना आप इसको, एक्साइटेड स्टेट हैविंग एनर्जी, मैंने बोल दिया इसकी एनर्जी कितनी है, E2, जंप्स टू लोअर स्टेट डेट इज ग्राउंड स्टेट हैविंग एनर्जी E1। Emission and absorption spectra is observed only when electron from higher state jumps to the some lower state बोल सकते हो, some lower state, जिसे हम ground state भी बोल सकते हो, sometimes लिख लो, sometimes, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार ground states में ही आए, sometimes comes into ground state having energy E1, then the emitted photon having energy equal to the difference between the energy of these states,
ठीक है। जो हमारे पास फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, जो इन एनर्जीज थी, जो इन स्टेट्स की एनर्जी थी उनका डिफरेंस करो, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है h nu। तो ये आपके पास क्या है, थर्ड इक्वेशन, h nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1। मतलब जब ये आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, लाइन मिलेगा, या फिर आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा, वो आप आगे पढ़ोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या एमिशन स्पेक्ट्रा, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बट इसने बोला वो जब भी विजिबल होगा जब आपके पास ये ग्राउंड स्टेट है, अगर ये हायर स्टेट है, इसकी एनर्जी जो है E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और उसके बाद वापस आया तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा h nu। ठीक है, दोनों का डिफरेंस होगा वो इसी एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। दिस वाज अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब इसके अंदर आपके सिलेबस में 3 चीजें आई हैं कि आप रेडियाई निकाल के दिखाओ, ऑर्बिट्स का क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होती है, और उसकी क्या है एनर्जी कैलकुलेट करो। ये सिर्फ 3 चीजें सिलेबस में, अब फ्रीक्वेंसी आपके पास सिलेबस में नहीं है, कट चुकी है, तो सिर्फ रेडियाई कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फिर आपके पास बोहर्स जो मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट। देखो कितना इजी है, आपके पास एटम्स कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। ये सेकंड टॉपिक है। नेक्स्ट जो है लाइन स्पेक्ट्रा, आप यहीं से भी एक्सप्लेन कर सकते हो बोर्स थ्योरम से। और अभी इनको कैलकुलेट करने के लिए आप जो है रेडियाई कैलकुलेट करोगे सबसे पहले, वो सिर्फ इन इक्वेशन से हो जाएगा। तो फर्स्ट है क्या, रेडियाई ऑफ, रेडियाई ही लगा दिया तो एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, रेडियस का प्लूरल ही होता है ये, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी बोहर्स ऑर्बिट। जो बोहर्स ने ऑर्बिट मानी थी, या फिर आपकी जनरल ऑर्बिट का भी रेडियाई यही होता है, तो उसे कैलकुलेट कैसे करोगे। फर्स्ट पोस्टुलेट से ये इक्वेशन आई, सेकंड से ये इक्वेशन आई, क्या करो, एक से इक्वेशन आर की वैल्यू चाहिए ना आपको, फर्स्ट और सेकंड को यूज करो, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 यूज करो। डेट इज फर्स्ट इक्वेशन क्या है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर उधर चला जाएगा, kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये 1 थी ये 2 थी। ठीक है, इसको आप 3 मान रहे हो तो इसको 4 भी मान सकते हो। ओके, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ये यूजिंग इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट लिख लो यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन सेकंड से क्या आया आपके पास, आपको क्या चाहिए, v चाहिए ना, यहाँ से r की वैल्यू अपने आप पुट हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से nh डिवाइडेड बाई 2 पाई m इंटू आर। इस इक्वेशन 5 को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 4। ये तो मैथ है, सिंपल आप कर भी सकते हो। तो v कितना आ जाएगा, nh डिवाइडेड बाई 2 पाई m, r की वैल्यू चाहिए आपको तो v की वैल्यू इसमें पुट करोगे, 5 को किस में पुट करना है, 4 में, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kze स्क्वायर बाई m इंटू v का स्क्वायर करना आपको, इसका स्क्वायर करो, n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। एक r से क्या हो जाएगा, एक m से एक m कट गया, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई kze स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m। ये आ गई आपके पास r की वैल्यू। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया n स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया एटॉमिक नंबर के। बाकी सारे कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी, m भी और h भी, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये आपके पास कैसे निकलेगा, इससे एक वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, r की वैल्यू निकालनी है, मैथ है आपका, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके r की वैल्यू निकालनी है। एक r तो यहाँ से कट जाएगा, इसमें आपके पास v यूज हो रहा है तो v यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, r ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने किया है। अब यहाँ से आप ये देखो कि r जो है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एटॉमिक नंबर के साथ तो इनवर्सली, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियाई क्या होगी, छोटी होगी, रेडियस छोटा होगा। और फर्स्ट ऑर्बिट जो होगी उसका रेडियस क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। सेकंड रेडियस होगी, जो सेकंड ऑर्बिट होगी उसका रेडियस क्या होगा, 4। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, अगर ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये, सेकंड का रेडियस बढ़ जाएगा, थर्ड का रेडियस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से रेडियाई क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि रेडियस क्या होंगे, इससे इंक्रीज होंगे।
क्लियर। तो रेडियाई आपने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आर की वैल्यू आपने निकाल ली, आर की वैल्यू को सीधा फिफ्थ इक्वेशन में ही पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर बोलो 6। जो आर की वैल्यू आपने निकाली है उसको फिफ्थ में पुट करते हैं। क्या निकालना है आपकी बार आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आप क्या करो, v का आपको पता है, अगर r मुझे पता लग गया है तो इसमें पुट करते v आ जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो कितना इजी हो गया, r को यहाँ पे पुट कर दो। अब इसकी जरूरत नहीं है। पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 5 करो, 5 में पुट। इक्वेशन 5 इंप्लाइज v इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई m इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड वाला ऊपर चला जाएगा, k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू m। कुछ कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 जा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, एक n से एक n कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू क्या क्या आया, k z e स्क्वायर 2, आगे लिख लिया मैंने, 1 पाई बच गया था वो पाई डिवाइडेड बाई NH। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 2kZe स्क्वायर पाई बाई NH। यानी कि यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के। तो ये आपको लास्ट में लिखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं। n का मतलब क्या है कि ऑर्बिट्स ये आपके पास अगर न्यूक्लियस है यहाँ पर तो पहली रेडियस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, n इज इक्वल टू 1। सेकेंड का है n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पहली ऑर्बिट है, n की वैल्यू कम है तो जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि पास वाली ऑर्बिट की स्पीड ज्यादा होगी, दूर वाली की कम होगी। एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हैवी होगा एटम उतना ही ज्यादा क्या होगी उसकी स्पीड होगी। क्लियर। सो ये आपके पास था वेलोसिटी। अब लास्ट जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है बोर्स मॉडल में, एनर्जी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, उसके बाद आपके पास हो जाएगा बोर्स मॉडल कंप्लीट। सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले इन केस, वैसे आपके पास सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t होती है। अगर आपको ये पता लग गई तो टाइम पीरियड भी निकालोगे। कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है 11th क्लास का। आर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, ये भी रिलेशन 11th में पढ़ाया गया। v पता है वेलोसिटी, r पता है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आएगी v इंटू आर बाई 2 पाई। जो वेलोसिटी और आर आपने निकाले हैं उनको यहाँ पुट कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर टाइम पीरियड पूछते हैं तो उसका क्या करना है, रिवर्स। तो इसे भी नोट कर लो, अगर आ जाए तो आप खुद कर लेना वहां पर, अगर नहीं आता तो डेट्स गुड, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी, कि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होगी, बोहर्स ऑर्बिट की टोटल एनर्जी। बेसिकली एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होंगी जो रिवॉल्व कर रहे हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स किसकी थी ये स्टेशनरी ऑर्बिट, बोहर्स की। ठीक है, तो एनर्जी का कभी भी आ जाए तो आपको यही करना है। एनर्जी का आपका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता था, हाफ नहीं आता था वहां पे, mv स्क्वायर सेंटीपिटल फोर्स आती थी आपके पास, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू थी आपके पास kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यही था फर्स्ट पोस्टुलेट, r स्क्वायर था यहाँ पे, यही था kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, हाफ mv²। यहाँ से r कैंसिल हो गया, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि mv² मेरे पास आ गया kZe² डिवाइडेड बाई r। मुझे चाहिए हाफ mv², तो यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इसका मतलब हाफ mv² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन से हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी, यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको इक्वेशन बोल दो 2। अब उसके बाद जो है आपके पास अगर कंटिन्यूटी में चल रही है यही डेरिवेशन पूरा बोर्स ऑर्बिट आ जाता है, तो इनको अलग नाम दे देना। ठीक है, ये तो फर्स्ट से ही आई है लेकिन इसको अलग नाम दे देना उस केस में। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अभी बताइए मैंने, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी या फिर न्यूक्लियस की होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियस की। वो कितनी होगी, अभी निकलवाई थी, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना बताया था अभी, 1/4πε0 Z इंटू ई डिवाइडेड बाई आर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था तो r0 लिया था, यहाँ पर हम सिंपली r ले लेते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही होगा इसका चार्ज। 1/4πε0 को हम हर जगह पे क्या मान रहे हैं के, तो इसको यहाँ भी क्या मान सकते हूँ kZe² बाई आर, माइनस के साइन के साथ क्योंकि इलेक्ट्रॉन था। क्लियर, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, दोनों को ऐड करो। वी नो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि E इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी को मैं E से डिनोट कर रही हूँ। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी आई, 1/2 kZe² डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल कितनी है, माइनस kZe² बाई आर। kZe² बाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, kZe² बाई आर कॉमन, अंदर बच गया 1/2 - 1, तो ये हो गया माइनस का आंसर आ जाएगा इसमें। दैट मीन्स ई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस करोगे इसको, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस kZe² बाई आर। जब ये पूरे पैरामीटर पुट करोगे, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी माइनस ke² बाई आर। जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, किसकी वैल्यूज पुट होंगी यहाँ पर, ऑर्बिट्स के लिए भी अगर आप बात करना चाहो तो यहाँ पे पहले आर की वैल्यू भी पुट कर लो। आर की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन आर की वैल्यू भी पुट करो, अलग अलग ऑर्बिट है ना। फ्रॉम इक्वेशन आर की वैल्यू किस इक्वेशन में आई थी हमारे पास, n²h²/4πε0। आर की वैल्यू हमने निकाली थी n²h²/4πkme², और जेड की क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही निकाली थी हमने। एक बार चेक कर लेना इसको, n²h²/4π2mkZe², Ze² 4π² था ये। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने निकाली थी, इसको यहाँ पर पुट कर दो, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसको यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए भी, n²h²/4π² kme²। जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है हाइड्रोजन के लिए, 1 है। पहले आप सिंपली ही पुट कर लो सभी के लिए, हाइड्रोजन बाद में ले लेना। जनरल एक्सप्रेशन तो बताओगे ना पहले। आर की वैल्यू सिंपली मैंने पुट की है यहाँ पर, तो ई की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस kZ इंटू E² 4π² m डिवाइडेड बाई n² इंटू h²। फॉर हाइड्रोजन अब लिखो आप, फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, Z इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर पुट कर दो, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ke² 4π² m बाई n² इंटू h²। अब सारी वैल्यूज को अगर आप पुट करते हो, 4π भी पुट करते हो, चार्ज भी पुट करते हो, तो आपके पास वैल्यू आएगी, देखो सिर्फ आपको सीधा लिखना। अब उसके बाद पुट चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, 4π पुट हो जाएगा। के की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0, ये होती है 9 इंटू 10⁻9।
ठीक है। 9 × 10⁹ होती है आपके पास, और इसकी पूरी वैल्यू जो अगर आप लिखना चाहो यूनिट के साथ लिखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर माइनस में पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद ई की वैल्यू आएगी आपके पास, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद -13.6/n²। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आएगी -13.6/n² आएगी आपके पास फॉर हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एटम है, यहाँ पे Z² था भाई, ये Z² करो, यहाँ पे ध्यान रखना इसका Z² है ये। तो यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे तो बस यहाँ पर क्या लिख देना, Z² के एटॉमिक नंबर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। लाइक एटम ये आता नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और है तो Z² आएगा। R की वैल्यू में Z² था तो ये पुट कर लेना आप यहाँ से। ठीक है, R की वैल्यू में जो Z है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आपके पास, लेकिन यहाँ पर जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जब एनर्जी में पुट करते हो तो एक बार चेक कर लेना इसको, Z का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, R में तो Z ही था, लेकिन आपके पास जो वैल्यू थी, एक Z पहले से प्रेजेंट था ना यहाँ पे, जो हमने हाइड्रोजन के लिए 1 ले लिया था, तो इसीलिए Z² हो गया था यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मैंने Z की वैल्यू 1 पुट की थी, लेकिन एक Z यहाँ से है। अब अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए बात करें तो तब तक Z² लेना, बाद में Z को 1 पुट करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो Z² होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल रिप्लाई योर कमेंट। So meet you in the next class. This was about Bohr's model of atom. In next class we will study about the line spectrum. This is the last topic of the atoms part, जो भी 8th unit है उसका atoms part का last topic है। So thank you.